अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द प्राइस ऑफ वन कंट्री विद द प्राइस ऑफ अनदर कंट्री, मतलब एक कंट्री के करेंसी का प्राइस अदर कंट्री के प्राइस के साथ अगर तुलना करें वो एक्सचेंज रेट होता है। जैसे $1 बराबर हुआ ₹80, ठीक है। $1 का कितना वैल्यू, ₹80 के बराबर है। अगर हम लोग ₹1 इंडिया के टर्म में बात करें तो क्या होगा, $1/80 ये, ठीक है। एक्सचेंज रेट दो प्रकार के होते हैं, फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब डिटर्मिनेशन किसके द्वारा हो, मार्केट फोर्सेज लाइक डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसके द्वारा होता हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट। क्लियर। कहता है व्हेन ओनली टू फ्री मार्केट फोर्सेज सप्लाई एंड डिमांड एक्सचेंज हैपन टू राइज, मतलब जब डिमांड एंड सप्लाई राइज के कारण एक्सचेंज रेट राइज कर गया, मतलब पहले हम मतलब ₹80 देते थे, $1 हमको मिल जाता था, अब हुआ कुछ ऐसा फॉरेन एक्सचेंज महंगा हो गया, अब ₹90 दे रहे तब हमको $1 मिल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे कंट्री का वैल्यू घट गया ना, तो इसको डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बोलते हैं। वहीं अगर एक्सचेंज रेट बढ़ मतलब घट गया, मतलब पहले ₹80 देते थे तो हमको $1 मिलता था, अब हम अगर ₹80 दे रहे हैं तो हमको मिल रहा है $1.25, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे करेंसी का वैल्यू बढ़ गया, ठीक है। क्लियर है। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी समझ लीजिए, आप लोग कंफ्यूजन हुआ होगा, है ना। जैसे मान लीजिए हम $1 ले रहे थे, कितना में, ₹80 में, ठीक है। अब क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रेट घट गया। क्लियर। मतलब अब कहा कि तुम 80 क्यों दे रहे हो, तुम हमको ₹70 ही दो ना $1 के लिए, ठीक है। तो हमारे लिए तो फॉरेन एक्सचेंज सस्ता हो गया ना, पहले हम ₹80 दे करके $1 खरीदते, अब ₹70 में खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा हमारे डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन, ठीक है। वहीं अगर आप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करें तो जब गवर्नमेंट अथॉरिटी डिसाइड करती है, ठीक है, क्या होना चाहिए एक्सचेंज रेट, वो होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। इसमें मार्केट फोर्स का कोई भी रोल नहीं होता है, नो रोल ऑफ मार्केट फोर्सेस। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट अपना डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में घटा दिया तो उसको डिवैल्यूएशन बोलेंगे, अब बढ़ा दिया वैल्यू तो उसको रीवैल्यूएशन कहेंगे, ठीक है। एक टर्म यूज होता है मैनेज फ्लोटिंग, देखिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, और अब है मैनेज्ड फ्लोटिंग, इसको डट्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन होने के लिए पूरी तरह मार्केट फोर्स पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट भी इंटरवेन करती है, मतलब जो मॉनेटरी अथॉरिटी होता है देश का, वो भी उसमें इंटरफेयर करता है और उसको मैनिपुलेट करता है एक्सचेंज रेट को, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैनेज फ्लोटिंग, ठीक है। तो चलिए लास्ट चैप्टर हमारे पास है बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए हर देश किसी दूसरे देश के साथ ट्रांजेक्शन करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, है ना। कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, इज समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बिटवीन द कंट्री ऑफ एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मतलब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करता है, उसका जो स्टेटमेंट होगा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा, ठीक है। इसमें दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट कंपोनेंट और कैपिटल अकाउंट कंपोनेंट, ठीक है। ये जो हमारा मॉनेटरी या फिर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस हैं, ठीक है, उसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, मतलब कई पार्ट में बांटा गया है, क्या, मर्चेंटाइज, इनविजिबल और ट्रांजेक्शन लीडिंग टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ एसेट्स, है ना। देखिए ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया, इनविजिबल में हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ क्या बोलते हैं इसको, सर्विसेज, इसमें हो गया कैपिटल ट्रांसफर वगैरह वगैरह, है ना। कहता है तो डिटेल में सबको देख लेते हैं। करंट अकाउंट की बात करें, है ना, तो वैसे चीजों का इसमें रखा जाता है जो लायबिलिटी फ्री रहता है, मतलब जिसमें किसी प्रकार लायबिलिटी वगैरह नहीं बनता। अरे भाई हम सामान बेचे विदेश में तो कोई लायबिलिटी कि हमको खरीदना भी पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसमें क्या शामिल होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज, करंट ट्रांसफर, ये सब चीजें शामिल हो किसमें, करंट अकाउंट रिकॉर्ड में, है ना। कहता है एक चीज याद रखिएगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड मर्चेंडाइज, ठीक है, या विजिबल ट्रेड। क्लियर। अब इनविजिबल इंक्लूड्स क्या होता है, इसमें इनविजिबल मतलब नॉन फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज और करंट ट्रांसफर, ये सब इनविजिबल ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। जब हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड का बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंटाइज माइनस इंपोर्ट ऑफ, मतलब जो गुड्स का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वो हमारा होगा क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड या फिर ट्रेड बैलेंस।
उस हिसाब से करंट अकाउंट बैलेंस जो हमारा होगा वो क्या बनेगा, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस जो होगा, इसका सम जो होगा वो करंट अकाउंट बैलेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए मजा आ रहा है आप लोग को। आगे देखिए कैपिटल अकाउंट, कहता है कैपिटल अकाउंट में ऐसे कंपोनेंट्स को शामिल किया जाता है जो लायबिलिटी से रिलेटेड होता है, जैसे बोरोइंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एनआरआई डिपॉजिट, बैंकिंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म डेट वगैरह। बोरोइंग क्या हो सकता है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस भी हो सकता है जो हेल्प कर रहा है, और कॉमर्शियल बोरोइंग भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, इसमें पोर्टफोलियो वगैरह आता है एफआईआई में। ठीक है, अब हमारे पास टर्म है ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। देखिए ऑटोनोमस आइटम्स का मतलब होता है ना, जो प्रॉफिट मोटिव से जितना भी ट्रांजेक्शन्स किया जा रहा हो, ठीक है, वो सारे के सारे ऑटोनोमस में आएंगे, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह। ठीक है, इसको बोलते हैं अबव द लाइन आइटम, है ना। वही अकोमोडेटिंग क्या होता है कि ये ऐसा बीओपी ट्रांजेक्शन है जिसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, इसका मोटिव होता है जो बीओपी में डेफिसिट या सरप्लस है उसको करेक्ट करना। ठीक है ना। अब सवाल है बीओपी डेफिसिट सरप्लस कब होता है, देखिए जितना पेमेंट किया उतना आया तो बैलेंस्ड है, लेकिन हम एक्सपोर्ट वगैरह ज्यादा किए, हम पैसा ज्यादा कमाए और हमारा खर्च कम हुआ, ठीक है, तो वो सरप्लस हो जाएगा। पैसा आया कम गया ज्यादा तो डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा ब्रीफ क्विक रिवीजन का ये वीडियो कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स का फॉर क्लास 12। मुझे उम्मीद है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, है ना। पूरा वीडियो को देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, लाइक भी कर दीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।